नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल के इस पॉडकास्ट में आज एक बड़े गौरव का दिवस है हम लोगों के लिए, क्योंकि यह पॉडकास्ट सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी का जो मेंटरशिप श्री यूके झा साहब के अंतर्गत है, उसमें उनकी ज्योतिष की समग्र यात्रा में जो सबसे अच्छे सहभागी, सहयात्री और उनको करीब से समझने, देखने वाले, उनकी चीजों को समझने वाले एक ऐसे शख्स जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन एक ऐसी भूमि जो इस देश की संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखी, गुजरात। रौबदार व्यक्तित्व, पेशे से इंजीनियर, लेकिन डेस्टिनी ने उनको जिस काम के लिए चुना था, वो इस विद्या का उपयोग स्वयं के लिए ना करके इस विद्या को उन हाथों तक, उन शख्स तक जो इस विद्या को जीना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं ज्योतिष विद्या की। दोस्तों, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने समय के अंतराल में कितने विद्यार्थियों को इस विद्या दान को दिया। जैसा मैं जानता हूं, मेरे गुरु बताते हैं श्री यूके झा कि हजारों विद्यार्थियों को उन्होंने यह दान दिया है, विद्या दान, जो सबसे बड़ा दान है। उसके बाद विशाल हृदय, चेहरे पे मुस्कुराहट और सबको अपने में समाहित करने की जिसमें कला हो, एक रौबदार व्यक्तित्व जिन्हें हम ठाकुर नहीं कह के पंडित उपेंद्र सिंह भदौरिया कह के पुकार सकते हैं। और ये श्रेष्ठ आचार्य हैं। तो भदौरिया साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार अनुपम जी, नमस्कार। मैं परिचय में और कुछ ऐड करना चाहूंगा जहां से हमारी यह यात्रा शुरू होगी। दोस्तों, ये सीरीज हमारी हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी इन एस्ट्रोलॉजी है। हम यहाँ पर कोई पद्धति, कोई सिस्टम, कोई बैक टेस्टिंग, कोई एग्जाम्पल चार्ट, इनकी बात ना करते हुए विद्यार्थियों को जो एंट्री लेवल है या एक्सीडेंटल एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजी में आ गए, बाद में उन्हें समझ में ना आया कि यात्रा कैसे हम तय करें, तो यहाँ पर जैसा भदौरिया साहब भी कहते हैं कि ज्योतिष में आते हो तो क्या चाहते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्योतिष क्या चाहता है आपसे वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप केमिस्ट्री में बड़ी दक्षता रखते हैं, उसके बाद ज्योतिष शास्त्र को बड़ी निपुणता से निभाते हैं और उसे पठन पाठन से काफी लोगों के साथ उन्होंने इस विद्या का प्रसार भी किया है। बड़े श्रेष्ठ विद्यार्थी, उनके कुछ को व्यक्तिगत भी जानता हूं। तो ये हमारी चर्चा का मूल विन्यास रहेगा। लेकिन भदौरिया साहब की भी यात्रा एक विद्यार्थी के रूप में, एक जिज्ञासु विद्यार्थी के रूप में प्रारंभ हुई थी और उसे किस तरीके से उन्होंने जिया, कि आपने क्या चाहा था और ज्योतिष ने आपको किस तरीके से अनुशासित किया। हम अंग्रेजी में कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस नेवर फेल्स, इट इज वी एंड यू हु फेल्स। कोई भी शास्त्र कभी फेल नहीं होता है, फेल हम लोग होते हैं। तो शास्त्र की मर्यादाओं का पालन जिस व्यक्ति ने किया वो मेरे सम्मुख है। मैं ज्यादा समय ना लूंगा और आपको आमंत्रित करता हूं, लेकिन आपकी यात्रा में एक पड़ाव बिंदु देते हुए नाड़ी और सूक्ष्मता जो वर्गों की, उन विषयों को समझने वाले दो बड़े दक्ष लोग हुए। एक श्री CS पटेल साहब और दूसरे श्री उद्योतकर झा, जो मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु भी हैं। और भदौरिया साहब भी उनके साथ एक शिष्य के रूप में, बाद में उन्होंने आपको गुरु होने का दर्जा भी दिया कि अब आप गुरु हैं और आप प्रचार करिए। तो सही है। और ये दोनों की कड़ियां देते हैं, क्या देते हैं, वो अभी भी आशीर्वाद दे देते हैं, जाओ तुम। और अनुपम जी, वास्तव में बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि मैंने मेरे जीवन के अंदर गुरु तो कक्षा 1 से शुरू होते हैं और मृत्यु पर्यंत तक चलते हैं आपके। और पहले उससे, कक्षा 1 से पहले भी जो गुरु होता है वो माता होती है, बराबर। वहां से अपनी पठन पाठन चालू होता है, सीखना वहां से शुरू होता है और जीवन के अंतिम दिन तक अपने कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन ज्योतिष के अंदर बहुत से गुरु मिले, ये नहीं कहूंगा कि यही 2 गुरु मिले, लेकिन साहब ये 2 गुरु 2 छोर हैं, 2 छोर हैं।
ये दो गुरु जैसा गुरु नहीं मिल सकता। और साहब अभी भी इस देश का सौभाग्य है, और साथ में कुछ मैं ये भी कह दूं कि हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम उद्योतकर झा साहब जैसे व्यक्ति को अभी समझ नहीं पाते। बराबर है। उस व्यक्ति ने जो ज्योतिष के लिए कर दिया, जो ज्योतिष को समझना, इवन जिसको ज्योतिष ऑफ मिलेनियम कहा गया CS पटेल साहब को, वो भी कहते थे कि भेजा फाड़, गुजराती में कहते थे कि भेजा फाड़ ज्योतिष छे भदौरिया, जहां भेजा फाड़ ज्योतिष छे, आपके दिमाग को ब्लो कर देवे ऐसा ज्योतिष है। आनी पासे खूब ज ज्ञान छे, इनके पास बहुत ज्ञान है, इनको कभी छोड़ना नहीं। ये कौन बोलते थे? जिनके पास ये लेकर गए। तो मेरा जो ज्योतिष में मेरी यात्रा के बारे में आपको मैं कहूँ तो योगानुयोग, मेरे पिताजी आयुर्वेद आचार्य थे, उनकी वजह से मेरी ये यात्रा शुरू हुई थी ज्योतिष की, जिसमें हस्तरेखा थी। हस्तरेखा पढ़ते पढ़ते फिर मैं थोड़ा विचलित हो गया, विदेशी हस्तरेखा, और जो कपोल कल्पित रूप से कहा जाता है कि इंडिया की है, वो इंडिया की है भी नहीं। मुझे बहुत बाद में पता चला। तो मैंने ज्योतिष हस्तरेखा के माध्यम से सीखना शुरू किया, और 2001 में झा साहब से मुलाकात अहमदाबाद में हुई। उस समय वो यहाँ पर कलोल में इफ्को में मैनेजर थे, और उसी समय उनकी मुलाकात हुई। तो जब मुलाकात हुई तो उन्होंने देखा कि बच्चा दौड़ा धूपी तो बहुत करता है, लेकिन बच्चे के आसपास लोग सही नहीं है। मेरे को कहने लगे, उपेंद्र, भदौरिया ज्योतिष अच्छी तरह से सीख ले, मैं सिखा दूंगा, सीख ले, नहीं तो आगे चलकर बहुत दिक्कत पड़ेगी। इस बीच में पटेल साहब जब यहाँ पर आए तो पटेल साहब के चरणों में झा साहब लेकर गए और कहा दिया कि मैं तो कभी भी सिखा दूंगा, ये कब चल देंगे कुछ पता नहीं। मतलब उन्होंने अपनी भाषा में, नॉर्मल भाषा में कहा। उनका आयु 90 साल के जो व्यक्ति को मिलवा रहा है तो थोड़ा संकोच होता ही है कि भाई वयोवृद्ध हैं, इनके पास से ले लो, जो चाहो इनके पास से ले लो। तो उनके चरणों में उन्होंने रख दिया। बेसिक नॉलेज जो ज्योतिष का था, गणित, जिससे आज की तरह मैं फिर कहूँगा कि आज का हर विद्यार्थी ज्योतिष जो मांगता है, जो आपने कहा कि ज्योतिष जो मांगता है और ज्योतिषियों से, वो गणित है। वो गणित बिना और ज्योतिष की समझ बिना ज्योतिष करना बड़ा कठिन है, वो नहीं कर सकता व्यक्ति, और करेगा तो गलतियां कई जगह होती हैं, और फिर जब गलतियां होती हैं तो गणित तो किसी का सगा नहीं है। गणित तो फिर गलती करता है, फिर उसका फिर प्रोजेक्शन बहुत गलत ढंग से आता है आगे। तो हर मेरे अनुसार, मेरे गुरुदेव को मैंने बहुत गिनते देखा है। CS पटेल साहब वर्ग कुंडलियों के आधार पर 150, जो उन्होंने एक राशि के 150 भाग किए हैं, उन्होंने कहा कि ये वर्ग कुंडलियों के आधार पर षोडश वर्गीय कुंडली का ये विस्तार है। इसके लिए वो कहते थे कि ये जो नाड़ियां हैं ये 150 से डिवाइड करके सिमिलर नहीं है, ये कोई छोटा अंश है, कोई बड़ा अंश है। उन्होंने समझाया, वो गिनती उन्होंने समझाई। और साथ साथ में उस टाइम पर झा साहब की संगत रही। झा साहब से आकर जो समझ नहीं पाते थे उनके पास, झा साहब के पास आकर पूछते थे। झा साहब के बारे में मैं एक बात कहूंगा, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी, विश्वकोश है। ऐसी कोई चीज, कोई विधा नहीं थी कि जो वो बहुत थरो ढंग से, तो इतने थरो ढंग से वो जानते हैं कि आज की तारीख में मैं कहता हूं कि अभी इस पृथ्वी पर आज के, मेरी जानकारी पक्की जानकारी है, ऐसी जानकारी नहीं, मतलब मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन मेरी पक्की जानकारी में मैं अच्छों से संलग्न हूँ। कई लोगों से व्यक्तिगत संलग्न हूँ, कई लोगों की पुस्तकों से संलग्न हूँ, कई लोगों के लेखों से संलग्न हूँ, उनकी बातों से संलग्न हूँ। साहब, आज के युग में झा साहब से बड़ा एस्ट्रोलॉजर मैं नहीं मानता
इस पृथ्वी पर विद्यमान है। वो व्यक्ति, उनका नाम ही उद्योतकर है। उद्योतकर का मतलब होता है सूर्य। वो सूर्य है। इस बात को मैं बड़े तहे दिल से मानता हूँ। और मैं मेरे ज्योतिष की जो भी विधा सीखने की, उनको फॉलो करने की जो पद्धति, उसके लिए मैं साहब का जितना भी आभार व्यक्त करूं, मैं अपनी त्वचा निकाल कर उनके पैरों में मर दूं तो भी मेरी ज्योतिष को पर्टेनिंग एज फार एस्ट्रोलॉजी इज कंसर्न, ही इज माय द बेस्ट गुरु ऑफ वर्ल्ड। बराबर, वो मेरे गुरु भी बेस्ट हैं और मेरे सौभाग्य भी सबसे उत्तम सौभाग्य है। वो कहते रहे मेरे को, एक दो बार ऐसा भी आया सन 2003 में, मैंने साहब से कहा व्यथित होकर, मैंने कहा साहब ये ज्योतिष अपना काम नहीं है, मैं तो छोड़ता हूँ, भागता हूँ। बोले, एक दिन बैठे थे, बोले भदौरिया, अगर ये तुम सोचते हो कि तुम ज्योतिष में आए हो और तुम ज्योतिष अपने ढंग से छोड़कर भाग जाओगे, तो ये तुम्हारी गलती है बेटा। ज्योतिष में नियंता आपको लेकर आता है और वो आपसे कुछ कार्य करवाएगा, तब वो कार्य जब तक संपन्न नहीं होगा तब तक आप इसको छोड़कर नहीं जा सकते। ये बात उनकी मेरे को अपील कर गई। मैंने कोशिश भी करी, नहीं निकल पाया। आज की तारीख में लगता हूँ, पठन पाठन दोनों में लगा हूँ। वो हमेशा कहते थे, पढ़ोगे तो पाओगे, पढ़ोगे तो पाओगे। आज भी कहते हैं, जब भी होता है, अगर पढ़ोगे, if your reading is good, then you will get something, unless otherwise it's not possible. आपकी बात से मैं सहमत इसलिए भी हूँ कि शायद कारण बताओ ज्योतिष भी जहाँ साहब को कहा जाता था। और हाँ जी, बस वो ये कहते थे ना, कारण बताओ, वो क्योंकि हम लोगों को साथ क्योंकि उनका कहना था कि तर्क भी शास्त्र को समझने का एक तरीका है, चाहे शंकराचार्य और मुंडन मिश्र का साक्षात्कार हो। लेकिन सोचो बूझो और जानो जो उनकी पहल है। और झा साहब ने मैं कह रहा हूँ कि सेशन के पहले भी मुझसे कहा था कि मुझे वो शिष्य पसंद है कि जो कल को जाके मुझे गलत साबित कर सके। बोले, मैं शिष्य बनाता नहीं हूँ, मैं तो इस रोल प्ले में हूँ। जैसा आपने अभी कहा भी कि हमारे रोल प्लेज हैं, जैसे आपके जो साथ है इस विद्या दान का एक रोल प्ले है आपका। आप एक तरीके से कर्ण कह सकता हूँ कि आप अपने समय, अपने जीवन के महत्वपूर्ण अंश को प्रसार में लगा के रखते हैं। और शायद उसके बनिस्बत आपने कभी भी उस सम्मान की अपेक्षा नहीं की कि आप इस विराट व्यक्तित्व को अपने अंदर समावेश कर रहे हैं कि जो भविष्य में जानेगा कि ये विद्या किन लोगों तक आपके हाथों से पहुंची है। और दूसरा, अनौपचारिक चर्चाओं में श्री सी एस पटेल साहब, आपका और झा साहब का भी मुझे काफी सारे संस्मरण मालूम है। मैं चाहूंगा कोई एक अच्छा संस्मरण आपके तीनों के बीच का वो जरूर सुनाएं। और मित्रों, ये है किसी का स्तुति ज्ञान नहीं है, क्योंकि झा साहब, भदौरिया साहब कुछ विषयों पे मतभेद भी रखते हैं, दोनों एक दूसरे को कन्विंस भी करते हैं। और झा साहब ये कहने से नहीं चूकते हैं कि ये यात्रा है, कल को जाके जो हम आज समझे हैं, वो हो सकता है कि हम आगे जाके जाने की वो गलत था। लेकिन ये तर्क के ऊपर होता है और वो सबको मौका देते हैं कि आप अपनी चीज को अपने तरीके से समझो, अपने तरीके से कहो। और जहां जिस चीज से आप कन्विंस हो वो आपका सत्य है, उस सत्य को आप निभाओ, उसके साथ जियो। ना कोई गलत है, ना कोई सही है। जो सत्य है वो तो महामाया के पास है, और जिसे किसी को पाना इतना आसान नहीं होता है। तो मैं कोई एक अच्छा संस्मरण आपसे चाहता हूँ। जिस तरीके से आपने बीच में नाड़ी के अंशों पे बात भी की, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों के सिरे अश्वत्थप्पा साहब से भी जुड़ते हैं। और शायद जैसा मैं जानता हूँ कि झा साहब को सी एस पटेल साहब तक अश्वत्थप्पा साहब ने ही डायरेक्ट किया था कि अब आप उनके साथ जुड़कर रहें। तो ये काफी सारा ट्रेजर आप लोगों के पास है। और मैं झा साहब से जितने समय से जुड़ा हूँ, उससे 5 गुना समय आपने अधिक बिताया है। तो शायद आपकी झोली ज्यादा भरी है, तो कुछ उससे हम मोती, कुछ हीरे पन्ने आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि कुछ आप अच्छे संस्मरण जरूर बताएं, फिर हम अपनी चर्चा पर आते हैं। झा साहब जब अहमदाबाद में थे, और पटेल साहब भी अहमदाबाद में थे, मैं भी अहमदाबाद में था। और तो वस्तु स्थिति ये थी कि झा साहब तो जैसा कि सर्वविदित है कि नॉर्थ इंडिया से थे, उनको यहाँ के कोई गलियारे, यहाँ के रास्ते पता नहीं थे। वो हमेशा मुझे फोन करके कह देते थे कि भदौरिया, गुरुदेव के पास जाना है।
वो हमेशा गुरुदेव शब्द CS पटेल साहब के लिए, जहां साहब ने पटेल साहब शब्द भी किसी व्यक्ति विशेष को परिचय देने के लिए यूज किया है, बाकी हमेशा जहां साहब की एक, मैं आप लोगों आपके सामने में बहुत सच बात बोलता हूं कि जहां साहब ने पटेल साहब को गुरुदेव शब्द के सिवा कभी नवाजा नहीं। ये उनकी, मैं आपसे एक बात कहता हूं जो उनसे मैंने ये सीखा। उद्दंड व्यक्ति, मैं उद्दंड व्यक्ति कहलाता था, और उद्दंड व्यक्ति ने ये सीखा झा साहब से कि झा साहब ने कभी भी गुरुदेव को, तो गुरुदेव के पास हम लोग जाते, गुरुदेव बड़े शिष्टाचार से नॉर्थ इंडिया की पद्धति से क्रॉस हाथ से, ऐसे हाथ से, मतलब दाहिना हाथ दाहिने पैर पे जाए, बायां हाथ बाएं पैर पर जाए, इस तरह से हम लोग उनके चरण स्पर्श करते और हम लोग जाकर बैठते, ये चर्चा करते। उस टाइम पर अच्छी तरह मुझे मालूम है अमेरिकन एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन का कुछ सेमिनार पूरा करके पटेल साहब आए थे, वहाँ से उनको अवार्ड मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। वहाँ के जो एक श्लोक के ऊपर वो आपस में चर्चा करते, और मेरी परिस्थिति अब मैं कहता हूँ कि भाई उस टाइम पर मुझे ये क्या बात करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, विच इज ट्रू, बराबर है, मैं नहीं समझ पाता था ये क्या बात करते हैं। साहब को वो जेरॉक्स कॉपी देते, मैं तो जाता उस टाइम पर, बैठता, इन लोगों की बात सुनता रहता, कोशिश करता कुछ समझ पाऊं, लेकिन नहीं समझ पाता। उसके बाद में उनसे मैं कहता तो वो मुझे कहते इसको ले जाकर रख लो, इसको जब समझोगे तो पता चलेगा। तो कई नाड़ी ग्रंथ के छोटे छोटे जो नियम थे, जो आज की तारीख में, सॉरी टू से, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन आज की तारीख में साहब, जैसे ही आप YouTube में एस्ट्रोलॉजी लिखोगे तो सारी की सारी YouTube नाड़ी स्कॉलर से भरी पड़ी है। लेकिन मुझे इतना तो मैं जानता हूं, आज की तारीख में इतनी तो समझ आ गई है कि चंद्रकला नाड़ी, जिसके अंदर कई नाड़ियां समाहित हैं अपने आप में, अंश नाड़ी भी उसका ही भाग है, वो चंद्रकला नाड़ी के श्लोकों को निकाल कर सॉर्ट आउट करना, उसका मीनिंग समझना, उसको समझाना, वो पटेल साहब ने जिस हिसाब से किया, और उसके अंदर जब वो पूरा निकाल लेते और सब करते, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना भव्य व्यक्तित्व। अब ये फिर बात आ जाती है कि भाई हम तीनों की बात हो रही है, तो तीनों की बात हो रही है, जो मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैं जानता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ, बड़े बेबाक होकर बता रहा हूँ। वो झा साहब से उस बात का अनुमोदन लेते, चर्चा करते। और दूसरी बात, अनुमोदन लेना, चर्चा करना तो ठीक है, लेकिन झा साहब अगर कहीं पर कुछ अपना मत रखते तो उस मत के वो सम्मत होते, मत से सम्मत होते। ये इन दो विभूतियों के बीच में, ये दो ज्ञानियों के बीच में, ये दो ज्ञान के समुद्रों के बीच में एक छोटी सी नीक के रूप में बैठा बैठा ये मैंने अपने आप में अनुभूति की है कि भाई ज्ञान जो होता है ये होता है। अब आज तो हमारे यहाँ गुजराती में कहावत है, सौंठना गांगड़े गांधी, मतलब एक सौंठ का टुकड़ा लेकर गांधी की दुकान खोल लेते हैं, ऐसे दुनिया भरी पड़ी है। लेकिन साहब मैंने, और दोनों ही व्यक्तित्व को आज तक मैंने ज्योतिष से अनाप शनाप पैसे कमाते या कुछ मैंने तो नहीं देखा था आज की तारीख के अंदर, आज तक तो नहीं है भाई। एक तो हमारे गुरुदेव चले गए, स्वर्गवासी हो गए साहब, जो विद्या देने आते हैं उनके साथ में हम भी जुड़े थे, तो हम पूरी कोशिश करते हैं, थोड़ा दे पाते हैं, लेकिन इतना पता है कि ये दो विद्वान जब बैठते तो मात्र और मात्र इसकी बात करते। और गुरु वंदना करना, यदि आप अपने पिता की वंदना करते हो तो आपका
बच्चा जो है वो आपकी वंदना करेगा, इस बात को मान कर चलिए। तो मैंने झा साहब को, CS पटेल साहब को रिस्पेक्ट देते हुए देखा। साहब, एक समुंदर जब एक दूसरे समुद्र के सामने बिल्कुल नतमस्तक होता है तो हमारी तो औकात नहीं है। तो मैं तब से तो साहब हिला हुआ हूँ। मैं तो बार बार हर जगह पर झा साहब का नाम लेता हूँ। झा साहब की एक बहुत प्रिय पुस्तक मुझे लगती है भाव सिंधु साहब। भाव सिंधु में उन्होंने अपने जीवन का बड़ा सत्व डाला हुआ है, और वो भी आज की तारीख में सूत्र लिखने और सूत्र लिखो आप तो तकलीफ होती है। उन्होंने काव्यात्मक रूप में सूत्र लिखे हुए हैं, पूरा भाव सिंधु 12 भाव के, कुछ बाकी नहीं रहता जो आपको न मिले। तो झा साहब तो मैं कहता हूँ ना कि झा साहब को जब मैं प्रशंसा करता हूँ तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि आप करते ही जाऊं, रुको नहीं। तो इन दोनों के बीच में मैंने ये बड़ी बड़ी बातें देखी हैं। राशि तुल्य नवमांश हो चाहे निधनांश हो, अष्टमांश हो, ये सारी चर्चाएं ये जब करते तब मैं तो ऐसे बैठे देखता था कि भाई क्या कर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत समझ पड़ने लगी है, नहीं जब समझ पड़ती है फिर मैं फोन लगाता हूँ झा साहब, और कोई है नहीं ऐसा जो समझा दे जी। तो आदरणीय सर से भी कई बार अनौपचारिक चर्चाओं में कई सारे बिंदुओं पर बात भी हुई है, और ये जो पॉडकास्ट है इसलिए भी बड़ा गंभीर हो जाता है कि इतिहास के पटल में जो स्वर्णिम अक्षरों में श्री CS पटेल साहब का नाम लिखा है, वो उनके नाम के नहीं, उनके व्यक्तित्व, ज्योतिष में उन्होंने जो काम किया है। जैसा आपने कहा कि नाड़ी पर उन्होंने काफी चंद्रग्रह नाड़ी या अन्य पे काम किया, लेकिन जैसा ज्ञात है कि वो मद्रास में पांडुलिपियों से हाथ से नोट्स बनाते थे जाके, शायद आयंगर लाइब्रेरी में बैठ के। जी सर। और झा साहब भी वहीं अश्वथप्पा साहब से ही जब इस विषय को सीख रहे थे, उनको भी उन्हीं के हॉरोस्कोप से क्वालिफाई किया गया था। लेकिन उसके बाद भी तर्क पे कुछ बिंदुओं पर कुछ अपुष्ट सूत्रों पर दोनों के विचार एक हुए थे। लेकिन इतिहास में हम ये भी जानते हैं कि कुछ चीजें जो तीर निकल जाता है तो उसे फिर आने वाला कल उसे फिर कहते हैं कि नए सिरे से रखता है। तो आदरणीय गुरुदेव झा साहब इसमें हमेशा ओपन रहे कि कल को जाके अगर मेरा शिष्य तर्क पे मुझे गलत साबित करेगा तो वो मेरे लिए गौरव का दिन होगा। तो यह तो एक बड़ा संस्मरण था, और श्री CS पटेल के अंतिम दिनों में भी जिस तरीके से आपका एक तरीके से उनके साथ मानसिक और हर तरीके से खड़े रहना, झा साहब वो भी बताते हैं। और यह भी शायद मैंने सुना है कि जो विद्यादान आपके हाथों से लिखा है डेस्टिनी ने, तो आदरणीय पटेल साहब की जो लाइब्रेरी भी शायद आप तक मेरे ख्याल से तय थी कि उस पर आपका एक तरीके से जिम्मेदारी होगा कि उसे सुरक्षित करके आगे तक ले जाना। तो ये जो भी स्थितियां हों, लेकिन आप सुपात्र थे उसके लिए। अब जब सुपात्र की बात है और दो श्रेष्ठ गुरु जिन्होंने ज्योतिष की नहीं, ज्योतिष को जिया, हम शायद बहिर जो आवरण है उससे ज्योतिष को देख पा रहे हैं, ज्योतिषियों को देख पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपके अंदर प्रफुल्लता है वो शायद इन दो मनीषियों जिन्होंने बाहरी नहीं अंदर से ज्योतिष को जी लिया, और शायद वो अंश आपके अंदर है। वही एकात्मा आपको ज्योतिष की बात में एक आनंद दिलाती है कि उस आनंद को आपने अंदर लिया है। आप पर भी कभी भार नहीं है कि आप इसे कितना बाहर प्रकटीकरण कर पाए। तो इन गुरुओं के जो मार्गदर्शन, गुरु ज्ञान होता है, हम गुरु के स्थूल रूप की बात नहीं कर रहे हैं। अब मूल प्रश्न ये आता है कि जो विद्यार्थी हैं आजकल, हमको नई सीरीजेस अनलर्न एस्ट्रोलॉजी शुरू करनी पड़ रही है कि ज्योतिष में पहले जो जानते हैं उनको भूलो और एक नए सिरे से अपनी स्लेट मिटा करके उस पर लिखना शुरू करो। आपके, मैं जानता हूं कि जो युवा पीढ़ी है उसमें सबसे श्रेष्ठ कार्य के लिए आप ही उपयुक्त रहे हैं, ईश्वर ने आपको चुना है। कई विद्यार्थियों को आपने मानसिक रूप से, जैसे मैं फाइनेंशियल मार्केट का भी टेक्नीशियन हूं, तो मैं जानता हूं कि बिहेवियरल फाइनेंस होता है, वैसे बिहेवियरल एस्ट्रोलॉजी की भी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, जिसे हम आचरण शास्त्र कहते हैं, जिसे हम पठन शास्त्र कह लें उसमें। तो आप एक विद्यार्थी की यात्रा
में इन दो बिंदुओं को खुलकर बताइए कि एक विद्यार्थी ज्योतिष से क्या चाहता है, बहिर्मुखी हो भले ही, लेकिन ज्योतिष उसे कहाँ-कहाँ डिसिप्लिन करना चाहता है। तो इस पर आपका एक लंबा विचार। विद्यार्थी तो ज्योतिष से ये चाहता है कि एक सप्ताह के अंदर ज्योतिष सीख लूं, दूसरे सप्ताह फटाफट प्रिडिक्शन करने लगूं। ये प्रत्येक विद्यार्थी का ये एक सपना सा हो गया। आजकल हर विद्यार्थी, जैसे अपने फास्ट फूड होता है, ऐसे हर विद्यार्थी ये चाहता है फटाफट में सीख लूं। और देव योग कहो या कुछ कहो, आजकल हर किसी के पास में स्मार्टफोन है, और हर स्मार्टफोन, चाहे वो ज्योतिष है या नहीं है, उसके स्मार्टफोन के अंदर देखोगे तो 100 में से 70 लोगों के स्मार्टफोन के अंदर कोई ना कोई ज्योतिष का सॉफ्टवेयर मिलेगा। ये मैं आपको बता, तो इंसान तो ये कहता है कि सॉफ्टवेयर है तो फिर क्यों गणित करें, फिर गणित क्यों करें, क्यों गणित की क्या जरूरत है, सॉफ्टवेयर है तो। मैं बड़ा अचंभे में आ जाता हूं कि जब तक आप उसको सही ढंग से पूरा वो नहीं कर दोगे, सीखोगे नहीं कि पहला भाव कहाँ से आया, कैसे गिनती हुई, कि दसम भाव मध्य बिंदु क्या है, सप्तम भाव क्या है, ये जब तक आप जानोगे नहीं कि ये वर्ग कुंडली बन रही है, वर्ग कुंडली सही भी है या वर्ग कुंडली गलत है, तो आप कैसे जानोगे कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष नहीं जान पाओगे आप। आपसे एक बात मैं बोलता हूँ, बहुत विनम्रता से मैं बात बोलता हूँ। तो हमारे अहमदाबाद में गायत्री देवी वासुदेव जी, बीवी रामन साहब जी की जो बहुत ही, जिसको कहते हैं विदुषी बच्ची हैं, बहन है, उनसे तो उम्र में बहुत बड़ी है, उनका से रेफरेंस लेता हूँ तो बच्ची बोला, सॉरी। उन्होंने एक बार बात करी कि अगर आपको ज्योतिष बनना है तो 2 साल आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, और अच्छा ज्योतिष बनना है तो 10 साल और इसमें जोड़ दो, तो 12 साल तक जब कोई अच्छी तरह से कार्य करेगा तब ज्योतिष बनता है। और मेरा भी ये मानना है, पहले तो मुझे भी नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे मानना है, कारण कि आज भी मैं सीख रहा हूँ। एक मैं इस माध्यम आपके सामने कह रहा हूँ, पंचांग पद्धति में एक साउथ इंडियन विद्वान हैं, श्री अरंगन साई कुमार जी, उनके पास से सीख रहा हूँ। मतलब आज भी स्टिल माय रनिंग, आज की तारीख में जो विद्या प्राप्त करने की जो लालसा, जिज्ञासा, वो चल ही रही है, वो रुकी नहीं है। तो आज की तारीख में जब मैं एक श्लोक पढ़ता हूँ, मैंने झा साहब से एक दूसरी चीज और बढ़िया सीखी, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास में एक बृहद पारसर हुआ शास्त्र थी, बराबर, आदरणीय श्री सुरेश चंद्र जी मिश्र की थी। तो मैं सोचता मेरे पास में बृहद पाराशर हुआ शास्त्र है। मैं झा साहब के पास में जब पहली बार उनके घर पर गया तो उनके घर में बृहद पाराशर होरा शास्त्र के 4 वॉल्यूम देखे। मैंने बोला साहब ये 4 क्यों लाए आप? तो उन्होंने बोला बदौरिया अभी बैठो, आज आए हो पहली बार, एकदम से उन्होंने प्रश्न कर दिया, मैं बताता हूँ। पानी यानी पिया, सब कुछ किया, चाय पी, उसके बाद में बात की। उन्होंने कहा जितने क्लासिकल ग्रंथ हैं, जिसके शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनके जितने विवेचक हैं, हर विवेचक ने विवेचना अपने अनुसार की है। हर विवेचना के अंदर कुछ ना कुछ आपको अधिक मिलेगा। श्लोक के अंदर भी कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक होगी तो उसको भी नलिफाई आप कर पाओगे। तो ये सीख उनसे ली मैंने। तो आज की तारीख में मैं जब भी कुछ भी श्लोक कहीं फंसता है तो सबसे पहले मैं श्लोक के पास जाता हूँ, और उसके अंदर जाकर सबसे पहले फल दीपिका गुरुदेव ने हमको पढ़ाई। उत्तर कालामृत को उन्होंने घोषित किया कि
उत्तर कालामृत पढ़ो, फल दीपिका पढ़ो। फल दीपिका ऐसा मानना है गुरुदेव का, फल दीपिका पर उन्होंने काम किया हमारे गुरुदेव ने। अनफॉर्चुनेटली एक ही उसका वॉल्यूम छपा है, 2 वॉल्यूम कई दिनों से छपे नहीं है। मैं भी आज इस माध्यम से गुरुदेव को थोड़ा स्ट्रेस कर दूं कि साहब आप जल्दी आने दो। तो वो फल दीपिका को एक बैलेंस ग्रंथ मानते हैं और एक आदर्श ग्रंथ मानते हैं, और उस पर उनका काम है। और जो उनकी एक बात थी कि बूझो, सोचो, समझो तो जानोगे। और वो कहते थे केवल एक फल दीपिका ही ऐसा शास्त्रीय ग्रंथ है कि जिसके बीच में योग अध्याय है। आजकल हर विद्यार्थी ये बोलता है योग सिखा दो, टिप्स दे दो, टिक्स दे दो, ताकि हम फटाफट पंचम भाव में ये पढ़ा है तो ये फल देगा, ये देगा। ये जो सारी जो बातें हैं, ये आज का विद्यार्थी चाहता है। आज का विद्यार्थी यही चाहता है आपसे कि फटाफट कैसे प्रिडिक्शन किया जा सके, उसका सरलतम माध्यम मुझे बता दो, ताकि, और ये नहीं भूल जाता है कि देव विद्या है, ये डिवाइन साइंस है। ज्योतिष ऐसा साइंस नहीं है कि 1+1 2। आप भी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाकर आज की तारीख में बहुत चीजें, जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग चल रहा है, बराबर है, तो ये सब चीजें हो सकती हैं लेकिन नहीं हो पाएंगी। इसके अंदर डिवाइन साइंस जुड़ा हुआ है। तो जब तक इसकी साधना ना की जा सके, ये तो ऐसा है, मैं हर बार मेरे वर्ग के अंदर मैं बोल देता हूँ कि पंडित रविशंकर का सितार वादन हम लोग किसी ट्यूब पर देख लें, यूट्यूब पर देख लें, या उनका कहीं अपने को वीडियो मिल जाए, या साक्षात्कार हो जाए ऐसे कोई कलाकार का जो अच्छा कला बजाता है, जो बांसुरी बजाता है, वो बांसुरी बजा के बता दे और फिर आपको पकड़ा दे कि लो आप बजाओ, तो बच जाएगी क्या? ये रियाज चाहिए इसके अंदर। और आज का हर विद्यार्थी ये रियाज के चक्कर में नहीं है, आज का हर विद्यार्थी तो सटासटी के चक्कर में रहता है। और मैं भी बोलता हूँ भाई ठीक है, इट्स ओके। तो कभी कभी मैं वर्ग के अंदर तो कह देता हूँ भाई देखो, आए हो, टिकोगे तो जानोगे। और गुरुदेव ये कहते थे कि योगाध्याय लास्ट में इसलिए होता है कि जब तुम्हारे में इतनी क्षमता आ जाए कि पृथक्करण कर सको। क्यों योग बन रहा है? जैसा कि आपने भी तो उनके ऑडियो के अंदर जो गजकेसरी योग के बारे में दिया है, वो गजकेसरी योग के बारे में जो आपने उनका ऑडियो अपलोड कर रखा है, वो एक योग अगर कोई समझ जाए तो उसको कई योग उसमें से निकल आएंगे। गुरुदेव ने खुद उसमें कहा, चंद्र को हटाकर दूसरे भी ग्रह रखकर आप देख सकते हैं, बराबर। ये छोटी छोटी बातें ये गुरुदेव सिखाते थे कि ऐसे 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 चलो। और गुरुदेव हमेशा एक, मेरे को सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, गुरुदेव हमेशा डॉक्टर मियाजी, नहीं मास्टर मियाजी की कराटे किड के बारे में कहते थे। जब मैं बोलता था, मैं भी तो उन्हीं बच्चों में था। 2000, आज से 20 साल पहले की बात है, बराबर है, 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले मेरी भी यही वृत्ति थी कि लाओ जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। तो बोलते थे कराटे किड देखो जाके, मैं तुमको क्या दे रहा हूं तुम्हें नहीं पता चलेगा, कराटे किड देखो। तो कराटे किड के अंदर हमको शुरुआत में तो ये भी नहीं पता चलता कराटे किड देख के क्या बोलना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि चीज जो है बेसिक आपको जब पता चल जाएगा तो आप कोई भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, बड़े से बड़ा स्ट्रक्चर उसके ऊपर खड़ा कर सकते हो। अगर बेसिक आपका सही नहीं है तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर आप लर्न बाय हार्ट कर करके आपके अगर पूर्व जन्म के भाग्य, पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं तो हो सकता है आपकी कुछ भविष्यवाणियां सही भी हो जाए। लेकिन ज्योतिष बनना है तो साहब आपको मेहनत करनी पड़ती है। गुरुदेव हमेशा एक बात और भी कहते थे, जो मैं गुरुदेव आज की तारीख में गुरुदेव को याद भी ना हो शायद, वो कहते थे सच तो तोते वाला भी होता है। जो तोता लेकर बैठता है ज्योतिष देखता है, उसके प्रिडिक्शन भी बहुत सच पड़ते हैं। इसका मतलब तोता ज्योतिष हो गया। अगर तुम ज्योतिष हो, गलत हो गए
लेकिन तुम्हारे प्रिंसिपल तो तुम उसको एनालिसिस करो, क्यों गलत हो गए, कहाँ तुमसे चूक हुई, तो ज्योतिष बनते हो। ऐसा नहीं है कि प्रिडिक्शन सही हो गए तो ज्योतिष हो गए। प्रिडिक्शन सही तो तोते के भी होते हैं, तो तोता ज्योतिष नहीं है। तो मैं ऐसे पंडितों के पास में, ऐसे गुरुदेव मुझे मिले जिन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगा रखे हैं बहुत भारी भारी, तो दिमाग से नहीं निकलता कि मुझे क्या करना है। तो आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ, ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये व्यक्ति विशेष से ज्यादा ये बात प्रिंसिपल है, ये ठोस बातें हैं। किसी भी विद्या को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हम तो सीख लिए, हमने आपके सामने रख दिया। आपको भी इसी पथ पर चलना पड़ेगा, बराबर है। और हमारे गुरुदेव एक कहते थे, लीके लीके सब चले, लीके चले कपूत, ये तीन बेलीक चले शायर सिंह सपूत। अगर आपको कुछ जानना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे नहीं, किसी ने ये बोल दिया था चौथे भाव में मंगल है, लड़का खराब होगा, 10वें भाव में है तो कुलदीपक होगा, उसके क्या लॉजिक है क्या नहीं है वो भी आपको समझना होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि कराटे किड्स, मुझे भी हमेशा सर ने कहा कि आप क्या डेवलप हो रहे हो ये मैं जान रहा हूँ और आप आगे जाके समझोगे। मैं अपने रोल प्ले को समझ के उसमें आगे बढ़ता रहा, लेकिन जिस लक्ष्य में मुझे वो देखना चाह रहे थे, उसकी पहली जो उसकी अनुभूति है, मुझे अपनी जो एक मार्केट टेक्नीशियन ग्रुप में फाइनेंशियल मार्केट्स में मैंने वहाँ अचीव की, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं सक्षम हुआ, अपनी बातों को ले जाने में रिकॉग्नाइज हुआ। तो आदरणीय जो गुरुदेव है उनका तो यही कहना है कि ग्रामर समझना है हमें, जो आपने पूरे चर्चा में ढांचा बताया, और जिस तरीके से विद्यार्थी एक थ्योरम को पकड़ के उसकी 10 एक्सरसाइजेस करते हैं, तो थ्योरम को पहले उसके क्लासिक वे में आपको डायग्नोस करना पड़ता है, उसके बाद फिर उसमें वैल्यूज करके आप 20 एक्सरसाइज करते हो। वो एग्जाम्पल चार्ट्स हैं एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन बिना एग्जाम्पल रखे जिस तरीके से हम थ्योरम में प्रूव करते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, सूर्य मंगल सप्तम में हर लग्न के लिए अलग रिजल्ट देगा, उनके डिस्पोजिटर वहां पे उसी कंडीशन में अलग अलग हो जाएंगे, उनके नवांश में अलग अलग हो जाएंगे, तो शायद एक संपूर्ण ग्रंथ की रचना यहाँ पर हो जाए। लेकिन उस रचना में शायद हम बेसिक्स पे ही बात कर रहे होंगे, जो भाव ग्रह और राशि के ही सामंजस्य से स्थापित है, और जिसमें आपने भी नवांश पे काफी अभूतपूर्व मैं कह सकता हूँ कार्य किया है। एक लेवल तक नवांश को ले जाने का आपने भी प्रयास किया है, वो भी एक वर्ग का विभाग है। विद्यार्थियों को एक जो दिनचर्या में शास्त्र को मनन या पठन करना चाहिए, जैसे गुरुदेव भी कहते हैं कि एक किताब को एक्सपर्टाइज करो, बाकी सब समझ आ जाएगी। जैसे आप भी सर्वार्थ चिंतामणि को करीब से देखे हैं, निश्चित ही फल दीपिका हम लोगों को जन्म कुट्टी है। तो आप विद्यार्थियों को एक अनुशासन दिनचर्या में अदर देन देयर क्लास, और किस तरीके के ग्रंथ को उन्हें समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, उस पर कुछ रोशनी जरूर डालिए आप। देखिए, फल कथन का जो माध्यम है, जिसको लेकर आज की तारीख में सारे लोग आते हैं आपके पास में, उसमें सबसे अच्छा ग्रंथ, जैसा कि आपके मुंह से निकला, मेरे मुंह से निकला, गुरुदेव की भी अंतर की इच्छा रहती है, वो फल दीपिका है। फल दीपिका के अंदर आज की तारीख में कई विकल्प आपको मिल जाएंगे। वंस अपॉन ए टाइम फल दीपिका को पढ़ना होता था तो गोपेश कुमार ओझा जी बेस्ट थे और बेस्ट हैं भी। उसके अलावा भी आज की तारीख में आपको और भी लेखकों के संस्करण मिल जाएंगे। ये अच्छी पुस्तक है फल दीपिका। फल दीपिका को लेकर अगर एक चीज ये है कि बेसिक आपको अगर पता चल गया किसी भी चीज का, तो फल दीपिका एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर गोचर, अष्टक वर्ग, यहाँ तक कि सर्वतोभद्र चक्र, एक एक भाव को लेकर सब घटनाएं, सब जो कुछ दिया है अनन्य है, अनन्य है। इसमें कर्म जीव अध्याय भी है, हाउ टू कैसे आप अपने जीवन के अंदर बटर ब्रेड बटर आप पाएंगे, उसके बारे में भी लिखा हुआ है।
एक संपूर्ण ग्रंथ है। लेकिन एक बात है कि किसी भी चीज का एक बार अगर पठन करके चले जाओ तो साहब वो नहीं होता। और मैं आपसे के माध्यम से यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति, विद्यार्थी तो क्या, जो भी, इवन आप भगवत गीता पढ़ो या रामायण पढ़ो, साहब आपको एक कॉपी और एक पेन और या पेंसिल साथ में रखनी चाहिए। जहां पर जो कुछ आता है उसको आपको नोट करना चाहिए। और उस पुस्तक के पीछे, जिस पुस्तक को आप पढ़ते हैं उसके पुस्तक के पीछे एक दो छोटी छोटी कागज की टुकड़े लगा लो काट कर, उसके अंदर नोट करो कि किस पेज पर क्या है, ताकि जब भी आपको वो चीज याद आए तो तुरंत आप सीधे वहां पर पहुंच जाओ। ये चीज मैंने अपने गुरुदेव CS पटेल साहब से सीखी। वो पीछे लिखते थे, पीछे अपना इंडेक्स बनाते थे कि भाई नवमांस के बारे में कहाँ कहाँ किस किस जगह कौन सा श्लोक है, वो तुरंत निकाल देते थे। अष्टक वर्ग के बारे में कहाँ पर श्लोक है, तुरंत निकाल देते थे। वो ऐसे करके पन्ना पलटते थे, पन्ना पलट के सीधे देखते थे, वहां पर पहुंच जाते थे। तो ये चीज मैंने सीखी। तो हर विद्यार्थी को एटलीस्ट एक किताब पकड़कर निकलना चाहिए। अगर आप बृहद पाराशर होरा शास्त्र का अनुकरण करना चाहते हो तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अभी बहुत सारे संस्करण उपलब्ध हैं मार्केट में। एक पकड़ लीजिए कोई भी, उसको बार बार उसको कीजिए। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के नाम पर, वैदिक ज्योतिष के नाम पर कसम खाने वाले बहुत से लोग हैं। अगर सत्य निष्ठा से अगर कह दिया जाए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने बृहद पाराशर के पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक इसका अध्ययन किया है, तो साहब 99% ज्योतिष हिंदुस्तान का आज की तारीख में फैल है। मैं इस बात को आपको बड़े जोर से बोलता हूँ और बड़ी विश्वास से बोलता हूँ। कितना विश्वास है मेरे चेहरे पे, आप देख सकते हो कि एक भी कहने को, साहब जितने भी बड़े बड़े हैं कोई भी बोल नहीं पाएगा, सब बोलने को कहेंगे पाराशर। अरे भाई देखें कितने अध्याय थे पहले, कितने अध्याय बाद में हुए, कौन सा ग्रंथ पकड़ा है, और पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक गए हो आप। अब सत्य निष्ठा से कहता हूं 99% ज्योतिष उत्तर भारतीय उससे बाहर है। साउथ इंडिया के अंदर अगर प्रश्न मार्ग को आप स्टैंडर्ड ग्रंथ लो या बृहद जातक को आप स्टैंडर्ड ग्रंथ लो, उससे पूछो आज के ज्योतिष में 99% बाहर है। कोई भी साहब ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो पाठशाला में पढ़े हैं, वो भी पढ़ने के लिए पढ़ गए हैं, बाद में उन्होंने कभी उस पुस्तक को उठा के नहीं देखा। हर कोई ये देखता है यहाँ पर ये पढ़ा है, यहाँ पर ये पढ़ा है। ये उपाय, एक उपाय नाम का एक बड़ा माया जाल है जिसको हमने दोनों गुरु में से किसी गुरु ने हमारे कभी महत्वता नहीं दी। वो उपाय है। ये चीजें हैं जो मन की व्यथा है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी पढ़ाने को तो मैं भी पढ़ाता ही हूँ और समझाता भी हूँ। और उनकी जिज्ञासा जो है प्रबल रहे। कहीं ना कहीं जैसे प्री प्राइमरी में या कक्षा 1-2 में बच्चे जाते हैं तो उनको चॉकलेट भी दी जाती है, नाश्ता भी दिया जाता है। इस तरह हर विद्यार्थी को कुछ हम चॉकलेट भी देते हैं, कुछ नाश्ता भी देते हैं, ताकि वो संयम बनाकर आगे चलते रहें। लेकिन उनको जाना तो वही है जो मैंने बता दिया, ये बात तो पक्की है। उसके बिना छुटकारा नहीं, उसके बिना नहीं है। जो हमारा उद्देश्य था बिहेवियरल एस्ट्रोलॉजी को समझने में, कि इसे आचरण में कैसे उतारें, आवरण में नहीं, तो उसमें आपने जो पॉइंटर्स दिए बड़े अभूतपूर्व दिए। तो आपकी यात्रा प्रारंभ, आपके जो इस विकास यात्रा में जो 2 दिव्य मूर्तियों के साथ आपका सानिध्य रहा, और जिस तरीके से आपने आचार्य पद प्राप्त करके कई विद्यार्थियों को ये दान दिया, तो आपका एक्सपीरियंस बड़ा अभूतपूर्व है। मेरी भी आपसे अनौपचारिक चर्चाएं होती हैं। आगे आने वाले अंकों में हम सूत्रावलोकन पे आपके साथ इन पॉडकास्ट पे जाना शुरू करेंगे, जो छोटे-छोटे बुलेट्स में आपके एक ट्रेजर यानी आपके खजाने से और आपकी परंपरा में जो आपने प्राप्त किया है, तो वो हम जरूर एक सीरीज में ले जाना चाहेंगे। और आप इस अभूतपूर्व पॉडकास्ट में जुड़े और ये विश्वास मानेगा कि
आने वाले कल में ये एक बड़ा अविस्मरणीय पॉडकास्ट रहेगा, जिसमें उस व्यक्ति ने जिसने 2 दिव्य मूर्तियों के संग काफ़ी चीज़ों को साक्ष्य किया और साथ में उस दर्शन को अपना करके अपनाया और आगे बढ़ाया और उस ज़िम्मेदारी के साथ निभाया। आप में भी जैसा दिखता है कि आपने इस शास्त्र को आचरण में अपनाया, आपने इसका आवरण नहीं पहना। अगर आवरण होता, तो विश्व के कम से कम 20 देशों में आपके संस्थान होते। मैं आपकी सीमाओं को जानता हूँ। तो हमेशा आपके मार्गदर्शन के लिए हम लोग उत्सुक रहेंगे और आपके इस ज़िम्मेदारी पूर्ण भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएँ देते रहेंगे और जल्द उम्मीद करूँगा कि किसी दिन इसी तरीके से मेरी जगह आप गुरुदेव का इंटरव्यू कर रहे हों और ईश्वर करे वो जी, दिन जी। जल्द आए। देखिए ये कार्य कहते हैं ना कि कार्य अकेले का कार्य तो नहीं है और ये देव कार्य है, तो देव कार्य में जुड़ना मेरा सौभाग्य होगा। अगर मैं इस देव कार्य में जुड़ा तो हूँ थोड़ा बहुत। और एक गिलहरी का वृत्तांत आता है कि जब अपना राम सेतु बंधा तो उसमें गिलहरी ने अपना योगदान दिया। वो उसका योगदान क्या था, वो जैसे लोट लोट कर मट्टी इकट्ठी करती थी, फिर जाके वहां पर लोट आती थी, गिरा आती थी। तो इस तरह का गिलहरी वत जो है योगदान देने की कोशिश करूंगा, बराबर। लेकिन इतना पता है कि किसी और से सराहा जाऊं या न सराहा जाऊं मेरे उस योगदान को, लेकिन मैं अपने गुरु से सराहा जाऊंगा। जिस प्रकार कहते हैं कि जो स्पाइरल है उसके जो पीठ पर जो धारियां बनी हुई हैं वो राम की उंगलियों की बनी हुई हैं। मुझे भी उम्मीद है कि मेरी पीठ पर मेरे गुरुओं की धारियां बनेंगी। इतनी उम्मीद के साथ में मैं अपनी बात आपको सौंप रहा हूँ, आगे बोलिए। तो ये सच है कि अगर आदरणीय गुरुदेव झा साहब, हालाँकि वो शिष्य नहीं बनाते हैं, पर गुरुदेव बोलना हमारा कर्तव्य है क्योंकि ज्ञान मिलता है हमको उससे, हाँ। प्रकाश मिलता है। लेकिन उन्हें इस बात पे गर्व होता है कि उनके पास दिव्य गुरुओं के बाद कोई इस परंपरा को ले जाने में आगे कोई शख्स है, तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह भदौरिया है। तो इसी के साथ इस चर्चा को विराम देता हूँ। अगले अंक में जल्द ही आपसे सूत्रावलोकन पे बातचीत शुरू होगी और आप समय पे उपस्थित होते रहेंगे, यही आपसे अनुरोध। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय भदौरिया साहब। नमस्कार सर।